आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर, ऐसा लग रहा है कि अब अयोध्या के विवाद को सुलझाने का एक बड़ा समाधान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 अक्टूबर से अब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले पर रोजाना सुनवाई हो सकी। इसे लेकर जो एक दूसरी बात को सामने रखा गया था, जिसमें इस बात का हवाला दिया गया था कि शायद कोर्ट अपने फैसले को या फिर अपनी सुनवाई को 1994 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दृष्टिया उसे देखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए पहले 1994 के उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान देना चाहिए और फिर मामले की सुनवाई होनी चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश बिल्कुल स्पष्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा है कि 1994 का जो अदालत का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश को किसी भी तरीके से जो जमीन का विवाद है अयोध्या में, उससे नहीं जोड़ा जा सकता। दो मामले अलग हैं और इसलिए जमीन मामले के विवाद पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, अब सुनवाई बदस्तूर शुरू हो सकती है 29 अक्टूबर से। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा व्यवधान दूर हुआ है, लेकिन क्या इससे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम जल्द शुरू हो पाएगा, यह तो अभी अदालत की मर्जी पर है। देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि अयोध्या विवाद में 1994 में इस्माइल फारूकी मामले में अदालत क्या फैसला सुनाती है और सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसे अगर सरल शब्दों में समझें तो 3 जजों की बेंच ने बहुमत से यह फैसला दिया। 1994 में दिए इस्माइल फारूकी फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की मांग को खारिज कर दिया। अयोध्या जमीन विवाद की सुनवाई का रास्ता कोर्ट ने साफ कर दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और अशोक भूषण ने अपने फैसले में कहा, इस्माइल फारूकी फैसले में की गई टिप्पणी सिर्फ जमीन अधिग्रहण के संदर्भ में थी। इसका मूल भूमि विवाद से कोई वास्ता नहीं है, लिहाजा इस फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। हालांकि बेंच के तीसरे जज जस्टिस अब्दुल नजीर की राय अलग थी। उन्होंने फैसले में कहा कि इस्माइल फारूकी फैसले में बिना तथ्यों की पूरी पड़ताल किए कोर्ट ने टिप्पणी की थी और इस मसले पर बड़ी बेंच को पुनर्विचार करना चाहिए। इस्माइल फारूकी में ये एक भूमि अधिग्रहण का विवाद था जिसके तहत वो कमेंट किया गया था और इसलिए मुस्लिम पक्षकार उसको जो ब्रॉडली पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको लार्जर बेंच को भेजे जाने से मना कर दिया। मुस्लिम पक्षकारों की मांग थी कि 1994 के इस्माइल फारूकी फैसले में की गई टिप्पणी से भूमि विवाद में उनका दावा कमजोर पड़ता है, लिहाजा इसे 7 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए। मुस्लिम पक्षकारों की मांग को हिंदू पक्षकारों ने यह कहकर विरोध किया था कि मुस्लिम पक्षकार इस मामले की सुनवाई को लटकाना चाहते हैं। फिलहाल कोर्ट ने टाइटल सूट के लिए रास्ता साफ कर दिया है। अयोध्या भूमि विवाद की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। सुनवाई शुरू होने से पहले ही कोर्ट रूम के बाहर लगे नोटिस से बात तो साफ हो गई थी कि इस अहम मसले को लेकर तीनों जजों की राय एक नहीं है। नोटिस के मुताबिक जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर को फैसला पढ़ना था और जैसे ही जस्टिस अशोक भूषण ने कोर्ट रूम में फैसला पढ़ना शुरू किया, उन्होंने साफ कर दिया कि वो चीफ जस्टिस और खुद का फैसला पढ़ने जा रहे हैं। जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब आइए जरा आपको यह समझाएं कि 1994 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दरअसल क्या बातें स्पष्ट तौर से रखी गई थी, जिसे लेकर आज विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की बात सामने आ रही थी। दरअसल इस्माइल फारूकी मामले में कोर्ट ने स्पष्ट तौर से यह फैसला दिया था कि नमाज के लिए, यानी कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आवश्यक नहीं है। मुसलमान कहीं भी बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं और कहीं भी नमाज अदा की जा सकती है। इसके लिए न तो कोई प्रावधान है और न ही कोई रोकथाम। इसके साथ साथ इस जजमेंट में यह भी कहा गया था कि जिस जमीन पर मस्जिद है उस जमीन का अधिग्रहण सरकार कर सकती है और इसके लिए सरकार को किसी विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं है। और यह बात तब निकल कर आई थी जब सरकार के द्वारा 2.77 एकड़ की जमीन को अधिग्रहित 1993 में किया जा रहा था। उस वक्त इस पर विरोध जब्त किया गया था, लेकिन उस विरोध को इस फैसले के जरिए खारिज कर दिया गया। तो कुल मिलाकर स्थिति यह रही कि अगर 1994 के फैसले को आप सामने देखें तो उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप किसी भी तरीके से अब उसे जो मालिकाना हक का मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने अयोध्या में, उससे जोड़कर नहीं देख सकते। तो आइए अब आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद हर पक्ष ने अपनी राय कैसे रखी है। सबसे पहले हिंदू पक्ष। हूँ कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत न वहां मस्जिद बना सकती है, न वहां नमाज अदा की जा सकती है। अब वो 3 हिस्से की बजाय अब एक हिस्से करने की जरूरत है और वो भी हिंदू समाज को दे दें
ताकि एकदम से झगड़ा खत्म हो जाए। मैं तो ये चाहती हूँ कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, निर्माण का प्रकार ऐसा हो कि एकदम आनंद और शांति हो उस दिन। श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो कथित विवाद है, जितनी जल्दी इसका समाधान हो जाए वो देश के सौहार्द के लिए और समृद्धि के लिए आवश्यक भी है। राम के वहाँ पर कब्जा है कि नहीं, राम के वहाँ मंदिर था कि नहीं। जब पुरातत्व विभाग से लेकर के सब प्राचीन भी बात कह दिए, राम के वहाँ क्षेत्र है, राम कोट है, कोट में का नाम है खसरा खतौनी में राम कोट के दर्ज हैं। हमने नोटिस किया है कि उन्होंने 29 अक्टूबर से सुनवाई करना शुरू किया है। हम उम्मीद करेंगे और आशा करेंगे कि यह सुनवाई तेजी से होगी और सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला सुनाएगी। तो इसमें इतने ज़्यादा एक हलचल क्यों, मुझे समझ नहीं आया। इस संकीर्ण बात को सिर्फ राजनीति के लिए उछाला जा रहा है, मैं ये करने से इनकार करता हूँ। तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो बातें सामने थी हमने आपके पास रखी, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को कैसे दिख रहा है और क्या है एक इस पूरे विवाद के दूसरे पक्ष का सोच और नजरिया, अब देखिए। मसला केवल राजनीति में है और राजनीति से के चक्कर में कोर्ट को जो है इसका टाइम केवल लोग बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट को फैसला करना है, कोर्ट फैसला करे, कानून अपना काम करेगा। उम्मीद तो 100% लगाए हुए है उम्मीद कि फैसला हमारे हक में आवेगा। दुनिया ने देखा कि कैसे बीजेपी के लीडर्स की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। दुनिया ने देखा कि कैसे शहीद करने के बाद भी वहां पर एक टेम्पल बना दी गई। और दुनिया ये भी देख रही है कि जिस तेजी के साथ ये टाइटल सूट आगे बढ़ रहा है, उस तेजी के साथ वो क्रिमिनल सूट नहीं बढ़ रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी हो इंसाफ हो, जस्टिस हो और जिसका जो राइट है उसको मिलना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट समाप्त करना चाहती है और हियरिंग करना चाहती है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट का था, उसका कोई भी असर अयोध्या के केस पे नहीं पड़ेगा। और जो 29 अक्टूबर से ऐलान किया गया है कि अयोध्या के केस की हियरिंग होगी, इससे फिर से एक बार ये उम्मीद जागी है कि इस केस की फाइनल हियरिंग जल्द से जल्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट दे जिससे दोनों समुदाय के लोग उसको तहे दिल से माने और देश के अंदर अमन रहे, चैन रहे, किसी तरह का कोई झगड़ा, कोई फसाद ना हो। दोनों पक्षों ने अपनी बातों को स्पष्ट तौर से रखा है और अब हर किसी को इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का कि आखिरकार मालिकाना हक किसका है, हिंदू का या मुसलमान का। लेकिन यह मामला आगे बढ़ेगा कैसे? दरअसल मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा रिटायर हो रहे हैं 2 अक्टूबर को, इसलिए 29 अक्टूबर से अब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लिए एक नए बेंच का गठन भी होगा। नए बेंच की सुनवाई शुरू होगी और यह भी माना जा रहा है कि यह सुनवाई रोज दिन होगी। ऐसा हो जाए तो एक बहुत बड़ा विवाद, एक बहुत बड़ा पेच खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही पूरे समाज के ताने बाने को एकजुट करने में काफी मदद भी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट 1994 के इस्माइल फारूकी मामले में पुराने फैसले को बरकरार कर अयोध्या की सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि अयोध्या का विवाद अब हल होने के कगार पर पहुंच गया है। कोर्ट में ये विवाद की सुनवाई कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता और इस मामले का निपटारा कब होगा ये भी किसी को नहीं मालूम। हाँ, आज के फैसले के बाद इस केस की सुनवाई जल्द होगी, इस बात के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। अब अयोध्या में टाइटल सूट की सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी, जिसमें हिंदू पक्षकार इस केस की हर रोज सुनवाई की मांग करेंगे। चूंकि ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर नहीं किया गया है, उसके बाद हिंदू पक्षकारों को ये उम्मीद बंध गई है कि अयोध्या विवाद का हल जल्दी निकलेगा। मैं तो इसको समझता हूँ कि रामचंद्र जी ने रास्ता दिखा दिया, अब हम आगे बढ़ेंगे, कोई रुकावट नहीं है। सब हिंदुओं को इकट्ठे होकर इसको अपनी जीत अपनी हार नहीं माननी चाहिए। इतना ही नहीं, 29 अक्टूबर को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो कुछ नई बातें भी नजर आएंगी। 2 अक्टूबर को वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो जाएंगे।
ऐसे में अयोध्या केस की सुनवाई अब नई बेंच करेगी। इसके पहले 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था। इस आदेश को सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। भाई कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट के फैसला सबको मानना है, वो मानेंगे। जी जी, उम्मीद क्या लगाएं? उम्मीद तो 100% लगाए हुए हैं उम्मीद कि फैसला हमारे हक में आवेगा। अब हर किसी की नजरें 29 अक्टूबर को टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में टाइटल सूट की सुनवाई करेगा। इसके पहले अदालत ने दोनों पक्षों को बाहर सहमति बनाने की नसीहत दी थी, लेकिन दोनों पक्षों में इस मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। ऐसे में अब कोर्ट जब 29 अक्टूबर को नई बेंच के साथ इस मामले की सुनवाई करेगा, तब इस विवाद को लेकर आगे का रास्ता तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अयोध्या भूमि विवाद को लेकर सुनवाई का रास्ता एकदम साफ हो गया है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि वो कोर्ट से अब हर रोज इस मामले की सुनवाई करने की मांग करेंगे। बहरहाल साल 2019 तक भले ही इस मामले का फैसला न आए, लेकिन इतना तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा छाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अमीन चौहान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और ऐतिहासिक फैसला दिया है। धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट ने अब गैर कानूनी करार दिया है। दरअसल धारा 497 एक ऐसी धारा थी जिससे अंग्रेजों के जमाने में पारित किया गया था। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि अगर कोई दंपत्ति हैं और इसमें महिला के साथ किसी के पुरुष के संबंध हो जाते हैं, तो पति को यह अधिकार था कि वो मुकदमा दायर करे उस पुरुष के खिलाफ और उसे आपराधिक मामले में जेल हो जाए। अब कोर्ट ने यह माना है कि महिलाओं को आप पति की संपत्ति नहीं मान सकते। महिलाओं के पास बराबर का अधिकार है कि वो अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। अगर इस किसी भी दंपत्ति के बीच में इस तरह की विभाजन की बात आती है, जहां महिला का संबंध किसी दूसरे पुरुष से है, तो ऐसे में इस आधार पर आप तलाक जरूर दे सकते हैं, लेकिन इसे आधार बनाकर आप इसे एक हथियार के तौर पर किसी दूसरे पुरुष के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते और अपनी पत्नी की तौहीन नहीं कर सकते। पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है। पति पत्नी और वो का रिश्ता अपराध नहीं है। करीब 150 साल पुराने एडल्ट्री कानून यानी विवाहेतर संबंध को अपराध बताने वाली धारा 497 को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में देश को यही संदेश देने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस ऐतिहासिक फैसले में महिलाओं की इच्छा, अधिकार और सम्मान को सबसे ऊपर बताया और कहा कि महिलाओं की इच्छा को जबरन दबाया नहीं जा सकता। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि एडल्ट्री पति पत्नी के तलाक का आधार रहेगा और इसके चलते खुदकुशी के मामले में उकसाने का केस भी चलेगा। It is not even the act which constitutes the offence. It is the consent or lack of it which is determinative. This cannot stand the test of constitutionalism. Therefore, the court said that this is a provision which treats women as the chattel of the husband or treating husband as the owner of the wife, namely the woman. And this cannot therefore stand the test of constitution. पुराने कानून में पुरुषों की धारा 497 के तहत दोषी माना जाता था। इस केस में सिर्फ पुरुषों को 5 साल कैद और जुर्माने का प्रावधान था। यही वजह है कि पुरुष वर्ग को इस कानून पर ऐतराज था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले पर महिला संगठनों ने भी खुशी जताई है। मुझे खुशी है कि आज हमने इसे खत्म किया और कुछ नए रास्ते पे चली है कंट्री। शादी एक दोनों की सहमति से रहने वाली बात है और अगर एक आदमी नहीं चाहता है रहने का तो उसको हक होना चाहिए कि वो डिवोर्स ले। ये 158 साल पुराना 497 जो सेक्शन था वो कहीं ना कहीं महिला अधिकार को, जो उनके बेसिक अधिकार होते हैं, उसको उल्लंघन करता था। तो एक ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा कदम है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए एक नज़ीर पेश की है। एडल्ट्री कानून को निरस्त कर समाज में महिलाओं के प्रति सोच को बदलने की कोशिश की है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब जरा सियासत की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में कोई और एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी को इस तरीके से प्रस्तुत कर रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा लगता है जैसे कि राहुल गांधी ने भगवा न सिर्फ ओढ़ लिया है बल्कि उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनका पहनावा, उनका सब कुछ भगवा हो चुका है। वो पूरे तरीके से
भक्त हो चुके हैं, चाहे वो शिव भक्त हो या राम भक्त हो। कभी पंडित, कभी शिव भक्त, तो कभी राम भक्त। राहुल गांधी का ये अवतार अब किसी से छिपा नहीं है। चुनावी रैलियों से पहले मंदिरों में दर्शन करना हो या पूजा पाठ और आरती करना, कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम चरम पर हैं। 10 दिन के अंदर दूसरी बार मध्य प्रदेश में चुनावी दौरा करने पहुंचे राहुल गांधी का एक बार फिर वही रूप नजर आया। चित्रकूट में अपनी चुनावी सभा से पहले राहुल कामता नाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। जहां भी आदरणीय राहुल जी जाते हैं तो वो वहां का जो भी आराध्य देव हो उनके दर्शन करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते। वहीं राहुल के स्वागत के लिए लगे पोस्टर में भी उन्हें राम भक्त के तौर पर दिखाया गया। इतना ही नहीं, पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था राम भक्त पंडित राहुल गांधी जी का स्वागत। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष राहुल गांधी की हिंदूवादी छवि पेश की हो। इससे पहले 17 सितंबर को राहुल गांधी के भोपाल दौरे के दौरान जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें उन्हें शिव भक्त बताया गया था, जबकि 25 सितंबर को जब राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे तो वहां भी शिव भक्त के तौर पर दिखाया गया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद पंडितों ने राहुल को तिलक लगाकर उनके हाथ से पूजा अर्चना भी कराई। दरअसल जब से राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौटे हैं, तभी से कांग्रेस एक मुहिम की तरह उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर गढ़ रही है और हर गुजरते दिन के साथ राहुल इस रूप में ढलते भी जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी को एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। लेकिन जरा यह बताइए कि आज हमारे देश में जहां हम डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में साफ तौर पर अपने संविधान में देखते हैं, कहा जाता है और लिखा हुआ है स्पष्ट तौर से कि कभी भी जात को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए और जात पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे समाज बाधित होता है और खंडित होता है। लेकिन अब चुनाव में हम सब जानते हैं कि जात पात का इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहां तक कि उम्मीदवारों का चुनाव भी जातीय आधार पर होता है और जातीय राजनीति हमारे देश के हर राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर करते हैं। लेकिन आज तक डंके की चोट पर किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं हुई थी कि जातीय राजनीति को पोस्टर पर चिपका दे। लेकिन कांग्रेस ने यह भी कर दिखाया। आइए आपको दिखाते हैं। पटना की सड़कों पर लगे इस पोस्टर को गौर से देखिए, क्योंकि इस पोस्टर में सिर्फ लोगों के नाम और चेहरे नहीं बल्कि उनकी जातियों की भी पूरी डिटेल है। इस पोस्टर पर लिखा है कि कौन पिछड़ा है, कौन ब्राह्मण और कौन क्षत्रिय। खास बात यह है कि इस पोस्टर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम और तस्वीर भी है और यहाँ उनकी जाति लिखी है ब्राह्मण। इतना ही नहीं, पोस्टर छपवाने वालों ने भी अपने नाम के साथ जाति बताने में कोताही नहीं बरती। दरअसल बिहार में राहुल गांधी ने अपनी कांग्रेस की नई टीम बनाई है और उसकी कमान सौंपी मदन मोहन झा को। फिर क्या था, समर्थक इतने उत्साहित हुए कि सभी वर्गों को जोड़ने के चक्कर में कांग्रेस नेता जातियों में बढ़ गए और अब इस पोस्टर पर वार पलटवार जारी है। वो लड़का है कांग्रेस पार्टी का, उसको लगा कि हमारे नेता पर चार्ज लग रहा है, सवर्ण कार्ड खेल रहे हैं हम लोग। हमारा पार्टी तो ऐसा है नहीं, सभी जात और धर्म के लोग को लेकर साथ चलती है। तो उसने वही किया जो लगता है अति उत्साह में उन्होंने उसमें कास्ट को इंडिकेट कर दिया। क्या हो गया इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को? वो पार्टी जो बात करती थी कि जाति विहीन समाज बनाएंगे, समता मूलक समरस समाज बनाएंगे, आज जातियों के बंधन की बात कर रही है। आप इसी सोचिए कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और छाती पीटने की स्थिति आ गई है कांग्रेस की। दया आती है मुझे। दरअसल ये हमारे देश की हकीकत है, जहां राजनीतिक पार्टियां चुनावी मंच से बातें तो बड़े बड़े मुद्दों पर करती हैं, मगर वोट पाने के लिए जाति कार्ड खेलने से किसी को परहेज नहीं है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए राजनीति का एक और पहलू अब आपके सामने रखते हैं। हम सब जानते हैं कि MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हमेशा इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं जिसके जरिए वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सरकार ने कानून बनाया, उसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लेकिन ओवैसी साहब अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार का यह अध्यादेश न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो तमाम मुद्दे जो सरकार की कलई खोल सकते हैं उन्हें छिपाया जाए, और इसके लिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को सामने लाया जा रहा है।
ये गलत ऑर्डिनेंस है, ये एक फ्रॉड है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों से साफ है कि 3 तलाक पर तकरार अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही केंद्र सरकार ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित कर इसके खिलाफ अध्यादेश जारी कर चुकी है, मगर ओवैसी इस अध्यादेश को झूठा और फर्जी करार देकर कोर्ट में चुनौती देने के लिए कमर कस चुके हैं। गवर्नमेंट ये बोलती कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जजमेंट में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक हैज़ बीन सेट असाइड। अब ये हाल हमारे लॉ मिनिस्टर का है बेचारों का कि जजमेंट को भी पढ़ के ऑर्डिनेंस में गलत लिखते हैं उसको। ओवैसी ने सवाल उठाए हैं कि जब होमोसेक्सुअलिटी और एडल्ट्री क्राइम नहीं तो 3 तलाक क्यों। ओवैसी ने इस अध्यादेश को देश की जनता का ध्यान दूसरे अहम मुद्दों से भटकाने की सरकार की कोशिश करार दिया। रफाल से लोगों की नजरें हटाने के लिए ट्रिपल तलाक, नीरव मोदी से नजर हटाने के लिए ट्रिपल तलाक, मेहुल चोकसी के से नजर हटाने के लिए ट्रिपल तलाक, पेट्रोल 90 रुपये हो गया, ट्रिपल तलाक। हालांकि मुस्लिम संगठन और नेताओं के तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी इसे मुस्लिम महिलाओं के हक में किया गया फैसला बता रही है। जहां करोड़ों करोड़ महिलाओं को न्याय मिल रहा है, उनकी जो हालात बदतर स्थिति था उससे उनको मुक्ति मिल रही है और उस पर भी ये राजनीति कर रहे हैं, तो इससे बाहर जाना चाहिए। दरअसल 3 तलाक के अध्यादेश की मुखालफत कर रहे मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि इस्लाम में निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, लिहाजा उसमें आपराधिक प्रावधान लागू करना गलत है। जबकि सरकार का कहना है कि देश में लाखों करोड़ मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक का दंश झेल रही हैं, लिहाजा इसे कहीं से भी अपराध से कमतर नहीं आंका जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। असदुद्दीन ओवैसी कुछ भी कहें, लेकिन सरकार के द्वारा बनाए गए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कानून का अब फायदा और असर भी दिखने लगा है। एक FIR दर्ज की गई है जो कि बिजनौर में हुई है, जिसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के मामले में महिला ने अपनी शिकायत दर्ज की अपने पति और 6 अन्य लोगों के खिलाफ। ये सभी लोग फिलहाल फरार हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। ये है कानून की ताकत, जिसके जरिए आज कम से कम महिलाओं को उनका अधिकार सुनिश्चित मिलता दिखाई तो दे रहा है। और आइए बात करते हैं उन लोगों की जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देकर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश में एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। जब भी आप कुछ नाजायज, गलत या कुछ ऐसा करें जो कि घिनौना हो, तो आप उसे छिपाने के लिए क्या करते हैं? या तो वंदे मातरम का नारा लगाने लगते हैं या फिर भारत माता की जय करने लगते हैं। यह हम आपको दिखा रहे हैं एक यूनिवर्सिटी की तस्वीरें, जहां छात्रों ने बदमाशी की और अपनी बदमाशी को छिपाने के लिए जो ये ABP के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भारत माता की जय के नारेबाजी शुरू कर दी। प्रोफेसर इतने परेशान हुए कि उनमें से एक ने एक अलग तरीका इख्तियार किया और यह वाकई में बेहतरीन तरीका था। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं सब किसी से माफी मांगना चाहता हूं। सभी छात्रों के पैर छूने लगे, छात्रों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसे कहते हैं नहले पर दहला। खड़े हो जाओ लाइन से। लाइन से नहीं लाओ आओ किससे माफी मांगना, आओ। कभी किसी का पैर छुए, कभी किसी का। प्रोफेसर साहब पैर पकड़ने लगे तो छात्र भागते नजर आए। एक प्रोफेसर की गांधीगिरी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं। बताया जा रहा है कि ABVP के कुछ छात्रों ने मामूली सी बात को इतना तूल दे दिया कि विरोध में गुरुजी माफी मांगने लगे। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र क्लासरूम के बाहर नारेबाजी कर रहे थे और जब प्रोफेसर साहब ने नारे बंद करने को कहा तो विवाद बढ़ गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर साहब उन्हें भारत माता की जय बोलने से रोक रहे थे, लेकिन प्रोफेसर इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। 32 साल मेरे शिक्षक कार्यकाल के हो गए हैं। बड़ा प्यार से बच्चों को पढ़ा रहा था, गंभीर विषय चल रहा था। मैंने केवल ये कहा कि नारे मत लगाओ। मैंने भारत माता का तो मैं पक्का सबूत हूँ, मैं भारत माता का सुपूत हूँ और इनसे ज्यादा राष्ट्रवादी हूँ, है ना। और भारत माता की जय मैं 1000 बार बोलूंगा, इनके कहने से नहीं बोलूंगा। गुरुजी के गांधीगिरी वाले अंदाज की चर्चा हो रही है। साथ ही प्रोफेसर और ABVP के दूसरे छात्रों ने गुरुजी का मान मनौवल किया, लेकिन विवाद तूल पकड़ने लगा।
प्रेशर वाला तो जब जैसा कोई मामला ही नहीं है। जहाँ तक मेरे कार्यकर्ताओं का मामला है, मैंने उनसे भी बात करी है और गुरु हमारे लिए सम्मानी था और सम्मानी है। गुरु को एक भगवान का दर्जा प्राप्त है और हमारे लिए भगवान ऐसा कोई मामला नहीं। बताया जा रहा है कि छात्रों की इस हरकत से नाराज प्रोफेसर ने 3 दिन की छुट्टी ले ली है। मंदसौर के छात्रों को अपने किए पर अफसोस हो ना हो, लेकिन एक गुरु के पांव छूने की इन तस्वीरों ने एक सवाल तो जरूर उठा दिया है कि आखिर शिक्षा के मंदिरों में ये हो क्या रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। देखा आपने किस तरीके से लोग मनमानी करते हैं और फिर उसे छिपाने के लिए भारत माता की जय के जयकारे लगाकर अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आइए अब आपको अमृतसर पुलिस का एक ऐसा चेहरा दिखाते हैं जो प्रदर्शित करता है कि ये पुलिस रक्षा के लिए नहीं है, सिर्फ भक्षक हैं ऐसे लोग। एक महिला को चलती गाड़ी से पुलिस वालों ने फेंक दिया। ये कैमरा सीसीटीवी में, ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, जहां पुलिस वालों ने इस महिला के साथ घर में पिटाई शुरू की। जब ये महिला नहीं मानी तो उसे गाड़ी की छत पर बिठा लिया और उसके बाद जब मौका लगा तो ये महिला वहां से कूदकर भाग निकली। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देश के मौजूदा सिस्टम पर कई सवाल हम अक्सर खड़ा करते रहते हैं, लेकिन ये एक अलग सवाल है। एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, शिक्षा पर बड़े बड़े कदम उठाने के दावे किए जा रहे हैं, करोड़ों लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है वो देखिए कि क्या स्थिति है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे बर्तनों में बैठकर नदी और तालाब लांघने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है और स्कूल पहुंचने के लिए उनके पास और कोई रास्ता या जरिया नहीं है। यहाँ कोई और रास्ता नहीं है जिसके जरिए ये बच्चे अपने स्कूल पहुंच सकें। ये असम की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सरकार ये दावा करती है कि सिर्फ जनता की सरकार है, ये जनता क्या कर रही है, इन दावों में आप स्पष्ट देख लीजिए।